16 साल की एक लड़की को प्यार होता है तो लड़की का भाई पुलिस थाने पहुंच जाता है। लड़की को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है जहां दो पुलिस वाले उसके साथ रेप करते हैं। ये तब होता है जब लड़की का परिवार थाने के बाहर खड़ा है। आदिवासी समाज की ये लड़की कोर्ट तक मामला ले जाती है और जब निचली अदालत में न्याय नहीं मिलता तो केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाती है। फिर आता है फैसला और फैसला वो कि सारे लोग भौचक्के रह जाते हैं। अब कोर्ट इतने पर ही रुक जाती तो भी बात थी। फैसले में आगे कहा जाता है कि लड़की को सेक्स की आदत थी और चूंकि उसने पहले भी सेक्स किया है तो रेप का मामला बनता ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 23 फरवरी है और आज की तारीख का संबंध है एक कोर्ट केस से जिसे हम मथुरा रेप केस नाम से जानते हैं। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज के तारीख के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। जैसे हम आपको इतिहास की कहानियां सुनाते हैं उसी तरह कुकू एफएम ऐप भी आपको देश, दुनिया, साहित्य, समाज, दर्शन, विज्ञान जैसी कई कैटेगरीज में ऑडियो बुक्स सुनाता है। ऑडियो बुक से फ़ायदा ये है कि आप दूसरे काम करते हुए भी अपनी मनपसंद किताबें सुन सकते हैं। कुकू एफएम लाया है एक विशेष ऑफर जिसके तहत कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आप पा सकते हैं 50% की छूट। ऑफर का लाभ आपको कैसे मिलेगा? बस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक छोटा सा कोड डालना है। कोड है LT50। अब लौटते हैं किस्से पर। भारत में एक बड़ी नारीवादी एक्टिविस्ट हुई हैं लतिका सरकार। आज ही के दिन यानी 23 फरवरी के रोज साल 2013 में उनका देहांत हुआ। लतिका की पैदाइश बांग्ला परिवार में हुई थी। पिता बड़े वकील थे, इसलिए लतिका ने भी लॉ में ही करियर बनाया। 1953 में जब उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाना शुरू किया तो ऐसा करने वाली वो पहली महिला थी। तब लॉ कोर्स में सिर्फ 10 लड़कियां पढ़ती थीं। अगले 20 साल में कानून की पढ़ाई में लड़कियों की संख्या तो बेहतर हुई, लेकिन कानून की नज़र में लड़कियों की स्थिति नहीं। 1979 में लतिका की नज़र में एक केस आया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस साल सितंबर में एक फैसला सुनाया था। मामला कस्टोडियल रेप का था। एक आदिवासी लड़की का रेप हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने इस मामले में एक अजीबोगरीब फैसला सुना दिया था। फैसले में कहा गया कि लड़की ने चुप्पी बांधे रखी, उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है और ना ही वो वर्जिन है। इसका मतलब रेप हुआ ही नहीं। इसे एक फैसले ने भारत में लगभग वही माहौल पैदा कर दिया था जैसा साल 2011 में निर्भया रेप केस के बाद हुआ था। क्या था पूरा मसला, आइए समझते हैं सिलसिलेवार ढंग से। 1970 का साल था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की बात है। आदिवासी समाज की एक लड़की थी। उम्र कुछ 14 से 16 साल के बीच उसकी रही होगी। रेप का केस था, इसलिए असली पहचान ना उजागर करते हुए अखबारों ने लड़की का नाम मथुरा लिखा। मथुरा अनाथ थी, 2 बड़े भाई थे। स्कूल जाने का मौका कभी उसे मिला नहीं, इसीलिए वो 14 साल की हुई तो लोगों के यहाँ काम करने लगी। इस दौरान एक घर में काम करने के दौरान अशोक नाम के एक युवक से उसकी मुलाकात हुई, उसको प्यार भी हुआ, शादी की बात भी तय हुई। लेकिन फिर भाई सामने खड़े हो गए। भाइयों से बचने के लिए मथुरा अशोक के साथ भाग गई और दोनों साथ रहने भी लगे। फिर आया 26 मार्च 1972 का दिन। लड़की के भाइयों को रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने अशोक के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस लड़की, अशोक और उनके पूरे परिवार को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। पूछताछ हुई। अशोक और उसके परिवार को फिर घर जाने को कहा गया। मथुरा की बारी आई तो उसे देर रात तक थाने में ही रोक कर रखा गया। थाने में लड़की के अलावा सिर्फ 2 हवलदार थे, तुकाराम और गणपत। नाम देखिए कितने अच्छे, एक संत का एक भगवान का है। खैर, बकौल मथुरा रात को थाने को अंदर से बंद कर लाइट बुझा दी गई। फिर गणपत मथुरा को बिल्डिंग के पीछे की तरफ बने एक टॉयलेट में ले गया और उसने मथुरा से कपड़े खोलने को कहा। फिर खींचकर मेन बिल्डिंग में ले गया और मथुरा को जमीन पर धक्का देकर उसके साथ रेप किया। गणपत के बाद तुकाराम ने भी यही कोशिश की, लेकिन शराब में धुत होने के कारण वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। मथुरा का परिवार जो अब तक पुलिस स्टेशन के बाहर मथुरा का इंतजार कर रहा था, उन्हें पुलिस स्टेशन की लाइट बंद देखकर कुछ शक तो हुआ, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। पुलिस माई बाप थी और ये लोग गरीब आदिवासी। दरवाजे अंदर से बंद थे। मथुरा के परिवार वालों ने मथुरा को नाम लेकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे थाने के बाहर फिर भीड़ इकट्ठा होने लगी। देर रात जाकर मथुरा पुलिस थाने से बाहर निकली और उसने भीड़ को अपनी आप बीती सुनाई। हंगामा खड़ा हुआ तो बड़ी मुश्किल से पुलिस ने मथुरा की शिकायत पर FIR दर्ज की। मामला सेशंस कोर्ट में पहुंचा। एक युवा वकील वसुधा धागमवार मथुरा का केस लड़ने के लिए तैयार हुई प्रो बोनो बेसिस पे। इसका मतलब कि उन्होंने केस लड़ने के लिए फीस नहीं ली। इस केस में सेशन कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया और फैसला सुनाया कि सब कुछ मथुरा की मर्जी से हुआ है। और इसके बाद मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच पर पहुंचा। गढ़चिरौली नागपुर का ही पड़ोसी जिला है। यहां कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला पलटते हुए दोनों अभियुक्तों को 5 साल और 1 साल की सजा सुनाई।
नागपुर बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, डर के मारे कोई औरत अपना शरीर सरेंडर कर दे, इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि उसने सहमति दे दी। साल 1979 में यह केस सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के पास पहुंचा। इस केस को सुन रहे थे जस्टिस सिंह, जस्टिस कैलाशम और जस्टिस कौशल। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो हैरत अंगेज था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को न सिर्फ बरी किया बल्कि इस फैसले के पक्ष में 3 तर्क भी दिए। पहला, रेप के दौरान मथुरा चुप रही, उसने किसी भी तरह की आवाज कर विरोध नहीं जताया। दूसरा, मथुरा के शरीर पर कोई निशान नहीं थे, यानी उसने किसी भी तरह का शारीरिक प्रतिरोध नहीं किया था। और तीसरा, मथुरा वर्जिन नहीं है, यानी उसने घटना से पहले भी सहवास किया था। इसका मतलब यह है कि उसे सेक्स की आदत है। वैसे ये जो आदत वाली बात है हमने अनुवाद किया है। अदालत ने अपने फैसले में हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स इस वाक्य का इस्तेमाल किया था। पहले 2 तर्क तो साफ साफ दिखाई देते हैं कि तर्क नहीं कुतर्क लगते हैं, लेकिन तीसरे में हद पार हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया ही अभी कि अपने आखिरी निर्णय में अदालत ने कहा था कि लड़की हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स थी और उस वक्त दोनों पुलिस वाले शराब के नशे में थे। लड़की ने मौके का फायदा उठाया और दोनों को सेक्स के लिए उकसाया। लोगों के सामने मासूम बनने का नाटक करने के लिए ही उसने उन बेगुनाहों पर रेप का इल्जाम लगाया। हजारों केसेस की तरह ये मामला भी इतिहास में जमा हो जाता, लेकिन तब इस फैसले पर नजर पड़ी लतिका सरकार की। लतिका तब एक बड़ी लॉ एक्सपर्ट और जानी मानी नारीवादी एक्टिविस्ट थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ केलकर और मथुरा के वकील वसुधा धागमवार भी शामिल थी। इन सब लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के नाम एक ओपन लेटर जारी किया और इस ओपन लेटर में पूछा कि क्या शादी के पूर्व सेक्स के प्रति टैबू इस कदर ताकतवर हो चुका है कि आप भारतीय पुलिस को युवा लड़कियों के रेप की आज़ादी दे रहे हैं। लेटर में आगे लिखा था, क्या सुप्रीम कोर्ट एक 14 साल की लड़की से अपेक्षा करता है कि वो 2 वयस्क पुलिस वालों के कब्जे में होते हुए मदद की आवाज़ दे दे? क्या बिना चोट के निशान के रेप होना असंभव है? इस तरह के सवाल थे। मामले ने तूल पकड़ा, खबर बड़ी हुई। इस फैसले के खिलाफ कई महिला संगठन तैयार हुए। इनमें सबसे बड़ा था फोरम अगेंस्ट रेप। इस नाम का एक संगठन था जो लतिका सरकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया था। बाद में इसी संगठन का नाम फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन FAOW रखा गया। FAOW ने कई बार कोशिश की कि यह केस दोबारा ओपन हो, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर दोबारा सुनवाई से इनकार किया। लतिका सरकार और उनके जैसे नारीवादी कई एक्टिविस्ट की कोशिशों का नतीजा ही था कि इस केस से भारत सरकार पर भारी दबाव बना और देश में रेप कानून में संशोधन किए गए। 25 दिसंबर 1983 को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114A में वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी प्रावधान जोड़े गए, जिनमें कहा गया कि अगर पीड़िता कहती है कि उसने संभोग के लिए सहमति नहीं दी है तो अदालत को ये बात माननी पड़ेगी। IPC के सेक्शन 376 जो कि रेप की धारा है, उसमें 4 नए सेक्शन जोड़े गए, A, B, C और D। इनके तहत तय हुआ कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी या महिला बाल संस्था या हॉस्पिटल का मालिक उनकी हिफाजत में आई किसी महिला का रेप करता है तो उसे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होगी। बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर भी कानून में संशोधन किया गया। इससे पहले रेप के मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ पीड़ित पर डाल दिया जाता था। मथुरा के केस के बाद बर्डन ऑफ प्रूफ अपराधी पर डाला गया। इसका मतलब साबित करना, जो घटना बताई गई है उसमें पहले ऐसा था कि जो पीड़िता थी उसी को ही बताना पड़ता था कि जो वो कह रही है वो सच है। इन संशोधनों के बाद ये भार डाल दिया गया उन लोगों पर जो आरोपी थे कि आप बताइए कि आप निर्दोष क्यों हैं। साथ ही इन कैमरा ट्रायल्स, पीड़िता की पहचान पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन और सख्त सजा के प्रावधान भी जोड़े गए। लतिका सरकार और FAOW ने इसके बाद भी लगातार महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ी। 1980 में लतिका सरकार सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज की फाउंडिंग मेंबर भी बनी और 1982 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर वुमेन स्टडी की स्थापना की। अब एक एपिलॉग। साल 2016 में एक फिल्म आई थी पिंक। फिल्म में जिरह करते हुए अमिताभ बच्चन का किरदार कोर्ट में एक बात कहता है। वो कहता है, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है। डायलॉग पूरा होते ही पर्दे पर, कोर्ट में और पर्दे के सामने हॉल में सन्नाटा था। 21वीं सदी का भारत मीटू के बाद एक नए कॉन्सेप्ट से रूबरू हो रहा था और ये कॉन्सेप्ट था कंसेंट का, यानी रजामंदी या सहमति। इस डायलॉग से बात आगे तो बढ़ी लेकिन मुकम्मल नहीं हुई। ना से आगे भी एक और शय है, वो है चुप्पी, जिसे बिना बोले ही तोड़ दिया जाता है। ना का मतलब तो हाँ ही होता है। गाने वाले लड़कों को यह समझना बाकी है कि ना का मतलब हाँ कतई नहीं होता। साथ ही खामोशी का मतलब भी हाँ नहीं हो सकता। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी विजय ने। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए दिल एलन टॉप।